हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SVS स्मार्ट क्लासेज। बेटा कल हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया था, तो जिसमें हमने बेटा रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। तो कल बेटा मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो बेटा वो इन वाटर नहीं, इन ग्लास है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली प्रॉब्लम है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद अ स्पीड ऑफ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट की स्पीड वाटर में बेटा कितनी है, 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कल बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से, ठीक है, और दूसरे मीडियम में, मान लीजिए आपका ये मीडियम फर्स्ट था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा, वैक्यूम है, और सेकंड मीडियम बेटा हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, एंटर करती है तो ये बेटा अपने पाथ को चेंज करती है, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो उसके लिए बेटा हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजिकल टू, या RI इन शॉर्ट बेटा मैं बोल देता हूँ, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, N से, इजिकल टू आपने बेटा क्या पढ़ा था, C/V। यहाँ पे C का मतलब क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको बेटा याद हो, अगर वैक्यूम से होकर के जा रहा है तो उस टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते थे, उसको बोलते थे बेटा हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए ये हमें बेटा फाइंड आउट करना है, तो आपको C की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ अपॉन कितना आया, 2.25 × 10⁸। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी बेटा मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट तो बेटा कैंसिल आउट हो गई, 10⁸ से 10⁸ हो गया, तो क्या बचा, N = 3/2.25। पॉइंट हटाएंगे बेटा, 0 बढ़ाया। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो थोड़ा सा, तो 25 से काटो, 25 से कम 25 बचे कितने, 5, 25 दूनी 50, 9, और N = बेटा और क्या हो सकता है, 4/3, जिसको हम क्या कर सकते हैं, 1.33। ठीक है, अप्रॉक्स में लिख दीजिए आप लोग। और आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। चलिए पहली प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो गई, अब आते बेटा दूसरी प्रॉब्लम पे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों बेटा। सेकंड प्रॉब्लम है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम फर्स्ट टू डेंसर मीडियम सेकेंड। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर रेस्पेक्टिवली 45° एंड 30°। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आप लोगों को कल याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R के भी, तो वहाँ पे साइन आता है। तो बेटा आप लोग पढ़ोगे आगे चल के मैथ्स में, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आपको साइन की वैल्यू की ही ज़रूरत पड़नी है, तो मैं साइन की वैल्यू लिख देता हूँ जितनी भी होती हैं, कि साइन में अगर हम बात करें 0°, 30°, 45°, 60° एंड 90°। ठीक है, साइन 0° की वैल्यू बेटा 0 होती है, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 एंड 90 की 1। ये आपके बेटा काम आने इन क्वेश्चंस में, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दी। तो देखिए बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा कितने डिग्री का है आपका, 45° का। तो लिख लीजिए एंगल ऑफ, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या है, I से बेटा रिप्रेजेंट करते हो, I = 45°। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R = कितना है बेटा आपका, 30°। ठीक है, हमने पढ़ा था हमें सेकंड मीडियम का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 और 2 = सेकंड मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के में, sin I अपॉन sin R। चलिए साइन I बेटा कितने डिग्री है आपका, 45,
आर बेटा कितना है आपका 30, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू आगे देख लेते हैं बेटा इधर, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 है ना, और थोड़ा सा क्या निकाल रहे हैं हम 1 and 2, और साइन 30 की बेटा कितनी है 1/2, तो क्या आया 1 and 2 = 2/√2। 9th स्टैंडर्ड में बेटा आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना है कि √2 का हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बेटा क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आया 1 and 2 = 2√2/2 एंड व्हाट यू गेट 1 and 2 = √2। अच्छा बेटा कुछ वैल्यू और याद रखो, √2 की वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.414 और √3 की बेटा क्या होती है 1.732। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज 414, ठीक है। अच्छा बेटा इसी में मैं थोड़ा सा एडिशनल एक काम और कर दूं, अगर इसी क्वेश्चन को उसमें एक और बात जोड़ देता कि फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट ऑफ सेकंड मीडियम, ध्यान से सुने, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट ऑफ सेकंड मीडियम, तो उसका मतलब बेटा क्या हो जाता 2n1। तो देखिए बेटा उसके लिए आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, कल हम लोगों ने बेटा फॉर्मूला प्रूव किया था कि 2n1 = क्या होता है 1/1n2, और इसको सॉल्व करके बेटा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर्स लिखें। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम को करने से पहले कल जब मैं आपको रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि एक ग्लास हो, ठीक है, उसके अंदर वाटर हो, उसके अंदर आप पेंसिल को डालो तो उसके सरफेस से ऊपर दिखाई देती है। तो इसी तरीके से बेटा देखो जो वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक का जो सरफेस होता है, वाटर टैंक का जो सरफेस होता है, जैसे ये मान लो ये आपका एक वाटर टैंक है, ठीक है, और रियलिटी में इसका सरफेस बेटा ये है, ये वाला, लेकिन हमें रियलिटी में बेटा ये दिखाई नहीं देता। आप स्विमिंग पूल में भी जब कभी गए हो तो आप देखोगे उसका सरफेस थोड़ा ऊपर दिखाई देता है ये, ठीक है। ये भी बेटा किसकी वजह से होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो इसके ऊपर अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, तो बेटा इस डेप्थ को बोलते हैं बेटा हम रियल डेप्थ, है ना, जो आपकी रियलिटी में गहराई है, और इसको बोलते हैं बेटा एपारेंट डेप्थ, जो आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब एक बात सोचो, लाइट रेज आई होगी तो वो कहाँ से आई है बेटा, वो एयर से आई है। कहाँ से आई है एयर से, और जब वो एंटर करेगी तो वो किसके अंदर करेगी बेटा वाटर के अंदर, बेटा उसने बेटा एंटर किया तभी तो बेटा रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे बेटा दो अलग अलग मीडियम हो गए, ठीक है। अगर एयर और उसके साथ किसी और मीडियम को बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर मुझे ये डेप्थ निकालनी हो, मान लो मुझे ये वाली डेप्थ दे रखी है, रियल डेप्थ मुझे दे रखी है, मुझे ये वाली डेप्थ निकालनी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस बात पे बेटा थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूँ, कैसे निकालूंगा, वाटर का निकालूंगा किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे A फॉर क्या है एयर है, W फॉर क्या है वाटर है। आप कभी भी कन्फ्यूज मत हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन कभी आ जाते हैं एग्जाम में। D का मतलब बेटा डायमंड से, वो डायमंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। चलिए तो A एंड W बेटा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, आप एयर बोल दो वैक्यूम बोल दो, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो जब मैंने आज की वीडियो की बेटा स्टार्टिंग की थी तो मैंने वाटर की बेटा स्पीड के बारे में बेटा बात किया था। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बेटा क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और वाटर बेटा क्या होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। देन व्हाट यू गेट बेटा 300/225। अभी याद करोगे आप लोग, ऐसा ही सेम टू सेम बेटा हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन किया था। चलिए आगे देखते हैं बेटा इसको। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा 12/9, और इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं 4/3, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रेस्पेक्ट ऑफ एयर कितना होता है 4/3, और हमेशा इतना ही रहेगा बेटा, याद भी कर सकते हो उसको, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रेस्पेक्ट ऑफ एयर, तो आप बताओगे 4/3। क्यों रहता है,
क्योंकि कभी भी बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम चेंज हो सकती है, नहीं होगी, कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी वही रहेगी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा 4/3। अब एक बात देखिए बेटा कि मैं अगर रियल डेप्थ को मैंने मान लिया बेटा x, ठीक है, और एपरेंट डेप्थ को बेटा मैंने क्या मान लिया y मान लिया, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और हम कंपेयर करें तो 4/3 = x/y। अगर मुझे ये वाली डेप्थ निकालनी तो कैसे निकालूंगा, y = 3/4x, यानी कि अगर आपकी जो एपेरेंट बेटा जो डेप्थ है, गहराई जो आपको दिखाई देती है, वो 3/4 होती है किसकी, रियल डेप्थ की। अब इस बात को बेटा आप लोग थोड़ा समझो प्रैक्टिकली। मान लीजिए कोई एक पॉन्ड है, कोई एक स्विमिंग पूल है, जिसकी रियलिटी में जो डेप्थ है वो 16 मीटर है, लेकिन जब उसमें वाटर भरा हुआ है और आप लोग उसको देखोगे तो बेटा आपको कितनी दिखाई देगी, देखिए इसको इन शॉर्ट लिखते हैं, AD = 3/4 × 16 मीटर, तो व्हाट यू गेट 12 मीटर, यानी कि आपको कम दिखाई देगी, वो आपको 16 मीटर ना दिखाई देगा, कितने मीटर बेटा दिखाई देगी, 12 मीटर। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब इसके ऊपर बेटा एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। देखिए बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 मीटर इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। आपको दे रखा है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन लोगों ने कैलकुलेट, अभी आपने देखो, अभी आपने निकाला भी था, आपने प्रूव भी किया था इस बात को। कैलकुलेट एपरेंट डेप्थ ऑफ टैंक व्हेन व्यूड नॉर्मली, ये हमें बेटा निकालनी है। तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन बेटा कितने मार्क्स का आया। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का हो या मल्टीपल चॉइस हो, तो अभी आपने बेटा पढ़ लिया था जो आपकी एपरेंट बेटा जो डेप्थ होगी, है ना, जो व्यूड डेप्थ जो होती है वो 3/4 होती है बेटा रियल डेप्थ के, होती है कि नहीं होती। तो आप इसको कैसे कर सकते हो डायरेक्टली, 3/4 × रियल डेप्थ बेटा कितनी है हमारी 20 मीटर। सॉल्व करोगे क्या आ गया 15 मीटर, हो गया क्वेश्चन। 1 मार्क में आया, न्यूमेरिकल आया तो आपने डायरेक्ट कर लिया। अभी मान लीजिए 2 मार्क्स में दे दे इस क्वेश्चन को, तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल बना दो क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन चलिए करते हैं इसका। सॉल्यूशन बेटा क्या करेंगे कि रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड = 20 मीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इट कैन बी राइट एज ANG = what 4/3। लेट एपरेंट डेप्थ मैंने मान लिया बेटा x है ना, x मीटर हो गई, ठीक है। अभी पढ़ा था कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तो क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। चलिए कितना दे रखा है बेटा 4/3, रियल डेप्थ बेटा कितनी है आपकी 20 और x बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके बेटा डायरेक्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको लिखना चाहिए जो कुछ भी आप कर रहे हो। आपने मैथ्स में कभी ऐसा सिंबल भी नहीं देखा होगा, तो आप लिखोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x = 23 बेटा कितना हो गया 60 और x = बेटा क्या आ गया 15 मीटर, ठीक है। चलिए बेटा आपने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो आपने बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेटा मिरर पढ़ा था। अब हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेटा लेंस, है ना। आपके सिलेबस में बेटा स्फेरिकल लेंसेज हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ लेंस की बात करेंगे, स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं कोशिश करेंगे उनको आज हम कवर कर लें आज की ही वीडियो में। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम लेंस को। तो बेटा व्हाट इज लेंस, लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which converge
एंड डाइवर्ज लाइट रेज बिफोर ट्रांसमिटिंग। ठीक है, लेंस क्या है बेटा? एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट रेज को या तो कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज का मतलब एक जगह पे इकट्ठा करना, और डाइवर्ज का मतलब बेटा उसको फैलाना। ठीक है, मोस्टली जो लेंस बने होते हैं वो आपके स्फीयर के पार्ट को या तो वन पार्ट ऑफ स्फीयर या टू पार्ट ऑफ स्फीयर को मिला करके बनाते हैं। ठीक है, और इसमें मोस्टली बेटा हम ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर लोग बेटा इसका ग्लास का यूज करते हैं। आपके सिलेबस में है बेटा आपके स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस की बेटा बात करें तो 10th के अकॉर्डिंग इनको दो पार्टों में बेटा डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बेटा आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है बेटा आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, स्फेरिकल लेंस कौन सी लेंस हो गए? जो स्फीयर का पार्ट हो, स्फीयर में से बने हुए हैं, जैसे आपका स्फेरिकल मिरर होता था। तो कॉनकेव लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? अ लेंस विच इज, ठीक है, थिनर एट एज, थिनर का मतलब पतला हो, एज पे, किनारों पे, एंड थिकर एट मिडिल इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव कौन सा होता है? ए लेंस विच इज थिकर एट एज एंड थिनर एट मिडिल इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस। फिर से पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बेटा डेफिनेशन क्या है? ए लेंस विच इज थिनर एट एज, यानी कि आपके जो एज है उस पर देखो, आप फिगर को देख रहे होंगे, उस पर बेटा कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए। एंड थिकर एट मिडिल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉनकेव कौन सा होता है? ए लेंस विच इज थिकर एट एज एंड थिनर एट मिडिल। ठीक है, अब देखिए बेटा एक और बात, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम बेटा कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, अभी इसके बारे में बेटा हम आगे और पढ़ेंगे। इसका एक और नाम कन्वर्जिंग लेंस क्यों पड़ा उसके बारे में हम लोग बेटा बात करते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे, ठीक है, ये लाइट रेज को, जितनी भी लाइट रेज होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में बेटा अभी हम आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या करता है, जो लाइट रेज होती हैं उनको एक पॉइंट पर जाकर के मिला देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। इस वजह से हम इसको बेटा कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब कॉनकेव बेटा लेंस की हम बात करें तो ये इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और ये क्या करता है बेटा, मान लो आपकी लाइट रेज हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, यानी फैला देता है, और ऐसा लगता है ये किसी एक पॉइंट से आ रही है। ठीक है, लेकिन ये लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। इस वजह से इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। आज की वीडियो में हम लोग बेटा इनको सिर्फ समझेंगे, है ना, इनकी डेफिनेशंस वगैरह की बात बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको समझाने के लिए बेटा मैं कॉन्वेक्स लेंस को बेटा पिक कर लिया मैंने। चलिए, और कॉन्वेक्स लेंस में आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपने मिरर में पढ़ा था, एपर्चर्स पढ़ा था ना, कि द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे इसमें इन दोनों पॉइंट्स का, दोनों एज का जो डायमीटर होता है उसको बेटा हम एपर्चर्स बोलते हैं। ठीक है, एक और बात देखिए, हाँ मैं लिख देता हूँ पहले सारे पॉइंट्स को, फिर वन बाई वन मैं इनको डिफाइन कर दूंगा। इसको बहुत से लोग 2F1 भी बोलते हैं, इसको हम C1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों बोल सकते हैं इसको C1, F2 एंड 2F2 भी बोल सकते हो, और आप लोग बेटा इसको C2 भी बोल सकते हो। अब देखो बेटा कैसे और क्या क्या है इसमें।
और इसको बेटा हम ओ बोलते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसी की बात करते हैं, दिस इज ओ, ठीक है, इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट है क्या, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए बहुत सी बुक में इसको बेटा सी से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप लोगों को बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को बहुत सी बुक्स में बेटा सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात आती है इसका काम क्या होता है। तो जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। फिर से सुन लो, जो भी लाइट रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देयर इज नो रिफ्रैक्शन इन दैट लाइट रेज, उस लाइट रे में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। दूसरी बात आती है बेटा इस 2f1 की बात करते हैं। अब भैया इसको C1 आपने कैसे बोल दिया, 2f1 का मतलब तो बेटा वही होता है सेंटर, C1 की और बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब आपने बेटा मिरर पढ़ा था तो आप लोगों को एक बात याद होगी कि देखिए थोड़ा सा बना देता हूँ मैं आपके लिए मिरर को भी। ये पोल हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। तो आप लोगों को बेटा ये बात बताई गई थी कि पोल से फोकस तक की जो भी डिस्टेंस होती है वो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है। बताया था नहीं बताया था। तो जब ये F है तो ये 2F नहीं हो सकता। बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या होगी 10 होगी, तो हम इसको 2F नहीं बोल सकते। सेम प्रोसेस बेटा इन्होंने लेंस में यूज कर लिया है। कहाँ कहाँ पे होता है, जो लोग ऑप्टिकल सेंटर को C से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो इनको 2F1 और 2F2 बोल देते थे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेम टू सेम मिरर की तरह कि जिस स्फेरिकल लेंस का ये लेंस पार्ट है उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा F को आप लोग जानते हो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन एट विच पॉइंट इट पासेज थ्रू इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के और जिस पॉइंट से होकर के जाए रिफ्रैक्शन के बाद उसको ही बेटा हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्योंकि ये लेंस दो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, इस वजह से इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, ठीक है बेटा जी। आगे चलते हैं, चलिए बेटा आगे बेटा बात करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। बताइए क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्या, फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट बेटा हम किससे करते हैं, स्मॉल f से, ठीक है। तो ये आपकी बेटा डेफिनेशंस थी, और भी जो बची होंगी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखते रहिए SBS स्मार्ट क्लासेज और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।